नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग और हमारे साथ जो मेहमान है परिचय के मोहताज नहीं है। कुलदीप मलिक, पहचानो। मूंछें हों तो ऐसी बिल्कुल नत्थूलाल जैसी। मलिक साहब की मूंछों का कमाल नहीं। बिल्कुल मलिक साहब, एक बार मूंछ पे जरा ऐसे करके दिखाओ ना। अरे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौ साहब। मलिक साहब, 4 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है और यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं कि अब के 400 पार, 400 पार, 400 पार। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल 4 तारीख के बाद में हर महिला के अकाउंट में 8500 रुपये टकाटक 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 टकाटक। जी चौ साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। 4 फेज का चुनाव होगा और इस 4 फेज के चुनाव में लगभग 380 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा। और जहाँ तक चुनाव की बात है चौधरी साहब, आप देखो, अगर आप स्टार्टिंग की बात करो तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव ये मुद्दों पर होगा। जिस तरीके से मोदी जी ने और ख़ास तौर से विपक्ष वालों ने मुद्दों की बात की थी और वे मुद्दे कहीं ना कहीं गारंटी में भी झलक रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा, ये चरण आगे बढ़ रहे, कहीं ना कहीं फिर वही पुराने राग के ऊपर जो है चुनाव चला गया। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव चला गया। अब तो ये तो मंगलसूत्र पे चुनाव लेकर चले गए। अब ये आपने देखा होगा, भैंस पे चुनाव लेकर चले गए। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव अब मुद्दा विहीन होता हुआ, लेकिन शायद अभी भी मुझे आस, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग जो असली मुद्दे हैं उन असली मुद्दों पे फोकस करें और इन नेताओं से असली मुद्दों की बात करें। और जब आप जो आने वाले 4 चरण हैं इनमें वोट डालने के लिए जाए, वे ये जरूर देखें कि कौन सा प्रत्याशी, कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे सके, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सके, इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण को बचा सके, इस देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उससे निजात जो है दिला सके, किसानों की स्थिति अच्छी हो। इन सब मुद्दों को देख के लोग वोट डालें, ऐसा मेरा निवेदन है सबसे। आप कह रहे हो कि मुद्दा विहीन हो गया है जैसे जैसे चरणों के चुनाव बढ़ते जा रहे हैं आगे, लेकिन बात तो बहुत आगे तक चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बोला है कि इन्होंने तो अडानी अंबानी का नाम लेना ही छोड़ दिया। अब टेम्पो भर भर के काला धन कांग्रेस में पहुंच गया, राहुल जी के पास पहुंच गया, और आप कह रहे हो कि मुद्दा विहीन हो गया। देखिए चौधरी साहब, जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है कि भाई मोदी जी ये बोल रहे, मोदी जी वो बोल रहे, मैं कई मंचों से इस बात को कह चुका कि मोदी जी आज के टाइम में क्या बोल रहे, देश की जनता इसका परवाह नहीं कर रही। मोदी जी क्या बोल रहे थे 2014 में, वो जनता सीरियसली ले रही थी और जनता ने सीरियसली लिया और उसी का नतीजा था कि 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर 2019 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आज जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही, क्योंकि जो मोदी जी ने बोला था एक दो काम को छोड़कर वे काम तो पूरे नहीं करे। तो अब मोदी जी क्या बोल रहे इसकी जनता कोई परवाह नहीं कर रही और मुझे तो लगता नहीं मोदी जी की कोई सुन रहा। रही बात राहुल गांधी जी की, देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी आज पूरे देश के अंदर अपना चुनाव प्रचार कर रहे और अपनी बात को बिल्कुल दबंग तरीके से, मुझे बता दो राहुल गांधी के अलावा इस देश में बोल कौन रहा। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जिस तरीके से राहुल गांधी जी बिल्कुल दबंग आवाज में, और ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने राहुल गांधी को इंटरनेशनल पप्पू की उपाधि दे दी थी। और हम और आप जैसे लोग भी राहुल गांधी को पप्पू मानने लगे थे। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी दहाड़ रहे, अपनी आवाज जनता के बीच में लेकर जा रहे, भाई लोगों की दुआएं राहुल गांधी जी के साथ है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को लोग अपने नेता के रूप में देख रहे। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि ऐसा ना हो कि ये भाजपा वाले सोच भी ना सके और अभी 4 चरण हो रहे हैं, 6 बॉल में छक्के मार दे, चुनाव जीत जा, तो हो सके राहुल गांधी जी कुछ ऐसा भी चमत्कार कर दे। ये मैं ऐसा बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा। अच्छा, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपको राहुल गांधी पसंद है और देश के लोगों को भी पसंद है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से छूट के आ गए जमानत पे 1 तारीख तक के लिए, और उन्होंने आके जो क्या बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं ना कि रायता फैलाने वाली बात, तो उन्होंने इस तरीके से बात रखी है कि मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं
गारंटी गारंटी। मोदी जी तो 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, अब गारंटी पूरी कौन करेगा? उन्होंने एक नया सवाल छोड़ दिया है जनता के लिए। नहीं नहीं भाई, अगर उन्होंने ऐसा सवाल छोड़ा तो ये भी कहीं ना कहीं जनता के लिए एक सोचनीय विषय है। और हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, एक चीज और उन्होंने बोला कि अगर पहली बात तो एनडीए की सरकार ही नहीं बन रही, हाँ। 1% अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो 2 महीने के अंदर अंदर स्टाम्प पे लिखवा लो, मोदी जी को ये लोग हटा देंगे। हाँ नहीं, मोदी जी को ये लोग नहीं हटाने के, उन्होंने बोला कि योगी जी हाँ योगी जी को हटा देंगे। और क्यों चौधरी साहब एक बात बताओ, ये उन्होंने क्या बोल ली? ये तो भाई हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग जो है बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं, और ये तो बिल्कुल सरगर्मी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जहां तक आप केजरीवाल जी की बात कर रहे, थोड़ा सा अगर केजरीवाल जी के बारे में भी चिंतन करें, आप ये बताओ, देश के अंदर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, और ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता ने 3 बार चुना, और 3 बार भी कितने भारी बहुमत से चुना। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर इतनी भारी मतों से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। 67 सीट जो है अरविंद केजरीवाल को मिली, और इस चुने हुए मुख्यमंत्री को इन्होंने जो है जेल के अंदर डाल दिया। और इसी को नहीं डाला, आप जो है सोरेन साहब की बात कर लो, यानी अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य। और मैं तो कह रहा कि जब अगर चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल के अंदर जाएगा तो ये लोकतंत्र के ऊपर कलंक है। और अब जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री यानी कि केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी, और जिस तरीके से वे दहाड़े और जो बात कही, और खास तौर से जो भी आप बात कह रहे हैं, उनकी एक एक बात गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे, तो बिल्कुल तर्क के साथ उन्होंने अपनी बात बताई, भाई ये तो मोदी जी तो है कि जिन्होंने ये डिसाइड किया कि भाजपा के अंदर 75 साल के बाद में कोई राजनीति नहीं करने का। 2014 में, हाँ 2014 में डिसाइड करा था। और इन्होंने कई बड़े बड़े लीडर, अगर मैं आपको नाम गिनाऊं भाई, इनके तो गुरु को देख लो। मोदी जी के गुरु कौन थे? आडवाणी जी। इन्होंने आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी। इन्होंने जो है मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी। कई बड़े बड़े नेताओं की राजनीति केवल और केवल इसी बात के ऊपर खत्म कर दी कि भाई 75 साल का एक टैग एज के ऊपर लगा दिया। क्यों भाई? अब प्रधानमंत्री जी के ऊपर लागू नहीं होगा, और जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर लागू होगा तो फिर देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? दूसरा नंबर अकॉर्डिंग टू मोदी जी, दूसरा नंबर शाह जी। क्योंकि शाह और अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी के बारे में जिक्र करना मेरे ख्याल से सबको पता। लेकिन अब ये बीच में आगे कौन? योगी आदित्यनाथ जी। भाई लोग जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी जो है नजरें टिकाए बैठे। और कुछ लोगों की नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अगर मोदी के बाद कोई किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा तो जो है योगी है। अब अगर योगी जी रहेंगे तो अमित शाह कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? तो कहीं ना कहीं योगी का पत्ता बिल्कुल ये साफ करने चाह रहे हैं। और जो केजरीवाल जी बोल रहे ना कि 2 महीने के अंदर पत्ता साफ कर दिया जाएगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई हो सके कोई वैसे कैसे आदमी नहीं, विद्वान आदमी है केजरीवाल। अधिकारी रहे, 10 साल तक झुग्गी झोपड़ी में काम करा, आंदोलन करे, आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। और अगर वो कोई बात बोल रहे तो उनकी बात में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई मुझे तो नजर आ रही है। हमने इसीलिए तो कहा कि भाई उन्होंने तो जो है आगे जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो बीजेपी पार्टी है, उनमें ही उन्होंने तो आगे रायता बिखेर दिया दोनों के नाम। नहीं चौधरी साहब, रायता उन्होंने तो जो बिखेरा रायता तो ये पहले से ही बिखर रहा। आप ये देखो, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, बड़े गंभीर पत्रकार है, इस चुनाव का आपको कहीं माहौल नजर आ रहा क्या? आप पहले चरण की बात करो, सबसे बड़ा चरण था, 102 सीटों के लिए जो है चुनाव हुआ। और उससे पहले जिस तरीके से चुनाव प्रचार चला, ना वो उत्साह लोगों के अंदर, ना वो उमंग लोगों के अंदर। आप अलग अलग नेता जो रैली कर रहे हैं, आप वहां पे देखो भीड़ गई क्या? आप बीजेपी वालों की बात कर लो, भाई राजनाथ जी ने रैली करी लखनऊ के अंदर, वहां भीड़ थी क्या? और मैं तो कई जगह, ये तो ऑन रिकॉर्ड, मोदी जी भी कहीं जा रहे हैं तो वहां भी इनकी जो है कुर्सी नहीं भर पा रही। इसके बाद आप विपक्ष की भी बात कर लो, तो कहीं ना कहीं उस तरीके का उत्साह लोगों के अंदर नहीं है। और जो साइलेंट वोटर है, खास तौर से चौधरी साहब मैं आपको बताऊं, जो पढ़ा लिखा वोटर है वो साइलेंट है, और उसके अंदर अंडर करंट चल रहा। और वो अंडर करंट क्या परिणाम दिखाएगा? आने वाले 4 तारीख में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो तो फिर भी यही बात कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। ना ना, हमें कम पढ़े लिखे मान रखा, भाई हम भी तो पढ़े लिखे हैं। चौधरी साहब एक बात बताओ, आप तो क्रांतिकारी नहीं आए है बा, हम अब मतलब हमारी बात आ गई, हम क्रांतिकारी हो गए।
और एक बात बताओ, हमारी भी तो क्रांतिकारियों की फौज है, हम भी तो वही लोग हैं जो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाया करते थे। और हमें ऐसा लगता था बस 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था का परिवर्तन होगा, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, महंगाई खत्म होगी, है ये ऐसे ऐसे वादे करे गए थे। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल है, एक व्यक्तिगत सवाल है, जी। आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? भाई चौधरी साहब, हृदय परिवर्तन क्यों मेरा क्यों आपका नहीं हो रहा? देखिए, अगर कोई सच्चा देशभक्त होगा, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा, और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को सुने, अगर कोई सच्चा देशभक्त होगा, मैं कह रहा देशभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं, और देश धर्म से बड़ा, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो अगर कोई सच्चा राष्ट्रभक्त होगा, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा, उसके लिए पार्टीबाजी सर्वोपरि नहीं है। और असली राष्ट्रभक्त तो वही है कि अगर कोई पार्टी, वो पक्ष की हो विपक्ष की हो, अगर कोई पार्टी अच्छा काम कर रही, उस अच्छे काम की तारीफ करे, और अगर कोई पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही तो उस गलत काम की विरोध करे। ये जो है सच्चे देशभक्त की पहचान है। लेकिन आजकल तो ऐसी भी बातें चल रही हैं कि अगर जो आदमी बीजेपी को वोट नहीं कर रहा और बीजेपी को नहीं चाह रहा तो वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रभक्त तो हो ही नहीं सकता। हाँ चौधरी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं तो देखो आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा, कल मेरे इस मोबाइल के ऊपर, नाम तो मैं खोलना नहीं चाह रहा क्योंकि बात दूर तक जाएगी, एक बहुत ही बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति जो वीसी रहे यूनिवर्सिटी के अंदर, भाई उनका ये मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा वो राजद्रोही है। आप एक बात बताओ, अगर पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बात करेंगे, इसका मतलब तो ये है कि भाजपा को वोट करने वाले तो वे तो राष्ट्रभक्त है, और बाकी भाजपा को जो वोट नहीं कर रहे, और भाजपा को कितने परसेंट वोट मिलेगी देश में बताओ? पहली बार भी 2014 में, 2019 में कितने परसेंट वोट मिली? 30%, 40% के बीच में सिमट गए होंगे। इसका मतलब क्या, देश के अंदर 30 से 40% लोग ही जो है राष्ट्रभक्त है, बाकी जो है राष्ट्रद्रोही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, और खास तौर से लोग ये सोचे कि इस देश को आजाद हुए 76 साल हो गए। आपने जो ये बात रखी है अपनी, कि कोई वीसी इस तरीके की बात कर रहे थे कि भाई वो देशद्रोही है जो बीजेपी को वोट ना करे, अगर ये सवाल हम किसी कांग्रेसी से अगर पूछते तो उनका बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये कहना होता कि उनकी कहीं ना कहीं कोई नस दब रही होगी। नहीं, अब भाई यहाँ तो किस किस की नस दब रही चौधरी साहब, ये भी एक सोचने का विषय है। लेकिन मुझे ऐसा लगे कि खास तौर से जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे वर्ग है, वर्ग के लोग हैं, उन्हें इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें अगर पढ़े लिखे लोग नहीं समझेंगे, अगर जागरूक लोग नहीं समझेंगे, तो जो बेचारे जागरूक नहीं है वे कैसे समझेंगे? भाई उनकी गलती आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि जो देश चलाने का काम, देश चलाने के लिए योगदान हर कोई देता है, लेकिन जो जागरूक लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनका योगदान कहीं ना कहीं देश को चलाने में ज्यादा होता है। तो उन्हें तो उसी तरीके की बात करनी चाहिए, और एक संदेश उनकी बातों से देश में हमेशा गया है और आगे भी जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल मलिक साहब, 4 फेज का चुनाव हो चुका, 3 और बाकी हैं, आपको क्या लगता है? बस चौधरी साहब, मैं तो बिल्कुल दिल से बता रहा, भाजपा को झटका लगेगा, और भाजपा को ऐसा झटका लगेगा, ऐसा। आप झटका कहाँ बोलते हो, आप तो चांट बोलते हो। हाँ बिल्कुल, नहीं, अब यू चाट झटके में बदल दिया मैंने, क्योंकि चाट बोल रहा था मैं, स्टार्टिंग में कह रहा था मैं, इनका चाट लगेगी चाट लगेगी, लेकिन अब चाट लगती लगती वो झटके में तब्दील होगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, फर्स्ट फेज को देखा, 102 सीट के ऊपर चुनाव हुआ, इसके बाद अच्छा, दूसरे। आपने झटके की बात करी तो गाँव में जो गऊ और जो बिजार खेतों में घूम रहे हैं, उनके लिए भी एक गांव वाले झटका मशीन रखते हैं कुछ, नहीं, ऐसा मैंने सुना। ना भाई चौधरी साहब, उनके तो बहुत ही जो है दयनीय हालात है। मैं बताऊं, वो झटका मशीन रखे, तारबंदी करे, उसके अंदर वे करंट छोड़ दे, उनको झटका लगे, और मैंने कह रहा भाई ऐसा ही झटका बीजेपी वालों को लगेगा। इन्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी गंभीरता से इस बात को कह रहा, और मैं तो पहले फेज में ही देख लेता चौधरी साहब। मुजफ्फरनगर से हूं, किसान का बच्चा हूं, और केवल एसी में बैठ कर इंटरव्यू नहीं देता, घर घर में घूमता हूं, लोगों की आवाज जो होती है, उस आवाज को आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पहले फेज में ये बिल्कुल स्पष्ट होगा था कि भारतीय जनता पार्टी को चाट लगेगी, लेकिन अब तो 4 फेज हो लिए, अब वो चाट कहीं ना कहीं झटके में तब्दील होती हुई, और ऐसा ना हो ये 440 वोट का झटका लग जा, और भाई इन भारतीय जनता पार्टी वालों को फिर छठी का दूध याद आ जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो ये थे हमारे साथ मलिक साहब, बड़ी
सटीकता से इन्होंने अपनी बात रखी है और बात बहुत दूर दूर तक की है। छठी का दूध और पाँचवीं का दूध, अब कौन कौन से दूध की बात कर रहे हैं मलिक साहब, लेकिन चांट लगने की भी बात बड़ी गंभीरता से कही है। अब चांट किसको लगेगी, कितनी लगेगी, स्थिति क्या होगी, कौन सिंहासन पे बैठेगा, किसके सर पे मुकुट सजेगा, ये तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन मलिक साहब हमारे यहाँ पर आए और अपनी बेबाकी से बात रखी, तो धन्यवाद मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और नई वीडियो में आपके साथ फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।